हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर सेकंड है, दो ध्रुवीयता का अंत। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले हम फर्स्ट टर्म के अनुसार। आपको पता है कि 2021-22 सेशन के जो स्टूडेंट हैं, इनके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो है दो टर्म में होने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, जितने भी सोना बाबू हैं, ये सारे सोना बाबू अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम आ चुका है। और अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपनी वीडियो की। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, कोई दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी आए, तो आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, पर 2 दिन 4 दिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट के रूप में पीडीएफ को यूज़ कर सकते हो। और बाकी आप एमसीक्यू क्वेश्चन, हमारी ऐप है, ऐप में जाकर भी आप क्विज डेली क्विज नाम से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। डेली क्विज नाम से ऑप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज आप वहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हो। चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। ऑप्शन है 1961, 1962, 1991 और 1989। देखिए, ये कल की वीडियो में भी था आई थिंक ये क्वेश्चन। तो बर्लिन की दीवार जो थी 1961 में बनी थी या खड़ी की गई थी। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि दीवार कब गिराई गई थी, तो 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आया आपको आंसर पता होना चाहिए, आप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो आप सभी जानते हैं कि 9 नवंबर 1989 को ये दीवार जो थी गिरा दी गई थी, ठीक है। और बर्लिन की दीवार गिराने से जर्मनी का एकीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रूस की क्रांति, यानी कि रूसी क्रांति जो है वो कब हुई। ऑप्शन है 1900, 1917, 1919 और 1991। तो ये देखिए 1917 में हुई थी ये रूसी क्रांति, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए। ठीक है, जो देश सोवियत संघ के खेमे में शामिल थे वो क्या कहलाते थे। देखिए, इनको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरी दुनिया भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी दुनिया में कौन से देश आते हैं। ऐसे देश जो आप उनको अल्प विकसित देश कह सकते हो, ठीक है, जो डेवलप नहीं थे। भारत जैसे देश जो हैं, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, ऐसे देशों को पहली दुनिया जो जो यूएसए वाले ग्रुप में हो जाते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई विपक्ष नहीं था, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, इसका शासन था। विपक्ष वगैरह के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी कोई भी। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सोवियत संघ का किससे टकराव बना रहता था। ये आप जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1939 से 45 तक, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, इसके बाद दुनिया में दो महाशक्तियां यानी सुपर पावर बन के सामने आई थी। एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। ये सारी स्टोरी आपको पता होगी। तो हम क्या क्या बता सकते हैं कि सोवियत संघ किससे टकराव रहता था। हमेशा यूएसए से रहता था, यानी कि अमेरिका से रहता था। पूरी स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था। ये 15 रिपब्लिक्स जो थे इनको मिलाकर बना था सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर भी कहा जाता है। हाँ, पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आप मुझे, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कमेंट में कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। और कमेंट में आपको पहले अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। सिंगल कमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा सबके आंसर एक ही कमेंट में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रूस की मुद्रा का नाम क्या है। रूस की मुद्रा का नाम था रूबल। इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तो ये 1985 में बने, ठीक है, ध्यान रखना। आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि 1980 के दशक के मध्य में मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1980 के दशक के मध्य में, 1980 का दशक क्या होता है, यानी 10 साल का। 1980 से लेकर 1900
ठीक है, 80 से लेके 90 तक, यानी ये 10 साल की बात होती है दशक में। इसके मध्य की बात कर रहे थे, यानी 1980 से 90 का दशक का जो मध्य है वो क्या होगा, वो होगा 1985, यानी बीच में। तो 1985 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, यानी कब किया था। देखिए ये है घटना 1979 की। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया था, इससे सोवियत संघ को नुकसान भी हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले ही बताता जाऊंगा, तो उसको ज़्यादा मतलब फोकस करना ताकि आपको वो याद रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे गोर्बाचेव आएगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई थी, आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण, यानी दोनों ही नीति चलाई थी। आपने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीति पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा मैं इसे, याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी आर्थिक राजनीतिक सुधार की भी और लोकतंत्रीकरण की भी नीति। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन देखिए एक बार, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्तनिस, व्लादिमीर लेनिन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बोरिस येल्तनिस, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव का बहुत बड़ा योगदान था, इन्होंने बोरिस येल्तनिस को मेयर बनाने में हेल्प करी थी, लेकिन बाद में यही बोरिस येल्तनिस मिखाइल गोर्बाचेव और इनकी नीतियों के खिलाफ हो गए थे। तो ये बाद की स्टोरी, आप चैप्टर में डीप जाएंगे तो वहां पे मैंने सब कुछ बताया, बट आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है, बोरिस येल्तनिस। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो देखिए 1991 में, 1991 में सोवियत संघ जो था वो टूट गया था, खत्म हो गया था, यूएसएसआर। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया था। देखिए एग्जैक्ट की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट की, तो वो 72 ईयर्स के आसपास बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो 72 आपको दिख नहीं रहा, तो हम क्या आंसर देंगे, यहाँ पे हम देंगे 70, यानी अप्रोक्स लगभग 70 साल माना जाता है। ठीक है, मोटा मोटा, तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जो थी, ठीक है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उसकी जो सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता थी वो किसको मिल गई थी, तो वो रसिया को मिल गई थी, यानी रूस को मिल गई थी। ठीक है, जो उसकी यूएनएससी जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, सुरक्षा परिषद होती है, उसमें जो वीटो पावर होती है, वो वीटो पावर भी अब किसको मिल चुकी थी, सोवियत संघ की रूस को मिल चुकी थी। यानी एक तरह से आप ये कह लो कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था रूस। सोवियत संघ के टूटने के बाद जो भी मतलब ट्रीटी वगैरह सोवियत संघ ने की होगी, अब उन सबको निभाने की जिम्मेदारी रसिया की थी, रूस को थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य एशिया में डैश 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, यानी इनमें से कौन है, कौन सा देश है, सॉरी आप देखिए एक बार, कह रहे हैं कि मध्य एशिया में 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो ऑप्शन में है अजरबैजान, तजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। देखिए ये 16वें का आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। ये पता है आपको, ये लगा लो लगभग 10 वर्ष तक, ये 1991 से लेके 2001 तक, लगभग ये आप ये मान लो कि 10 साल तक इसमें यही चला था। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। 17वां एक बार प्रश्न देखिए आप कि रूस के किन दो, यहाँ पे भी टाइपिंग की मिस्टेक है, रूस के किन दो गणराज्य जो डैश यहाँ पे दे रखा है में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, यानी कौन से वो दो गणराज्य थे रूस के जहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे। देखिए वो थे चेचन्या और दागिस्तान, आपकी बुक में दिया हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए। 2001 में भारत और रूस के बीच डैश द्विपक्षीय समझौते हुए थे। तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको पता लग जाएगा, लगभग 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का कितना हो जाएगा आंसर, 80 समझौते हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिए देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया था, समाजवाद, साम्यवाद। अब देखिए ऐसी व्यवस्था तो पहले ही थी वहां पे, तो ये तो होगा नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है, शॉक थेरेपी अपनाया था। शॉक थेरेपी के तहत इन्होंने अपनी पुरानी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ ये जाने लगे थे। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन आपके लिए ठीक हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी। देखिए, इन्होंने सोचा था कि हम शॉक थेरेपी और इस मॉडल को अपनाएंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे उभरने लगेगी, यानी ठीक हो जाएगी। परंतु उसका उल्टा असर हो गया। उल्टा असर का मतलब समझते हो? ठीक है, उल्टा असर का मतलब है कि उनकी व्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई। यानी उन्होंने सोचा था ठीक हो जाएगा, लेकिन गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1991 के बाद डैश कई प्रांतों में टूट गया। इसमें कौन सा वो देश है जो बहुत सारे प्रांतों में टूट गया? तो देखो, यूगोस्लाविया जो था ये टूटा था। ठीक है, कई सारे आप पढ़ोगे एनसीईआरटी वगैरह में तो बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ऐसे नाम है, थोड़े से आपको याद रखने मुश्किल होंगे। तो वो यूगोस्लाविया से ही टूटे थे। ठीक है, नाटो तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था, आप ऐसा भी पढ़ोगे आगे एनसीईआरटी में देखोगे तो। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 पे चलते हैं। 22वां है कि निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? अब इस क्वेश्चन को ना, ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि विघटन का कारण नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, आवागमन की सुविधा, हथियारों की होड़, साम्यवादी तानाशाही शासन। अब आप देखिए, इसमें कुछ जो है वो पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी यानी ये नेगेटिव है, यानी कि ये सही है ये पॉइंट। आगे है हथियारों की होड़, ये भी देखो, हथियारों की होड़ में जो सोवियत संघ था वो हमेशा अमेरिका को टक्कर देता था। इसी चक्कर में उसने अपने संसाधन भी सारे हथियारों में ही लगा दिए, तो ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। तानाशाही शासन था, बेकार शासन था, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, तो ये भी एक कारण बन जाएगा। ठीक है, विघटन का कारण है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे तो ये पूछा कि वो बताओ जो कारण नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, आवागमन की सुविधा। अब आप देखोगे वहां पे आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी थी। ठीक है, आपने पढ़ा था चैप्टर में। लेकिन ये तो एक पॉजिटिव है ना पॉइंट, इसका उसके विघटन से कनेक्शन नहीं है ना, तो आपसे यही पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, ये तो सारे पॉइंट है जो उसको विघटन के लिए जिम्मेदार है, बट ये कारण जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? ठीक है, 150 किलोमीटर लंबी थी ये दीवार। बर्लिन की दीवार जो थी कितने वर्षों तक खड़ी थी? आप सभी जानते हैं लगभग 28। ये ना आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको पता है कि 1961 में बनी थी ये दीवार, और 1989 में ये जो दीवार थी ये गिरा दी गई थी, ये आपने पढ़ा है। तो आप इसको माइनस करके देख सकते हो, 9 में से 11, 8 में, ठीक है, यानी 28। तो 28 वर्षों तक थी। लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए पूरी घटनाएं, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? ऑप्शन है देशद्रोहियों ने, आम जनता ने, सरकार ने, या पुलिस ने। तो देखिए, वहां की जो आम जनता थी उसने गिराया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। देखिए, एनसीईआरटी के भी मैंने क्वेश्चन ले लिए आपके लिए, ताकि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, ये तो सही लग रहा है। आगे चलते हैं, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, ये भी सही है। आगे चलते हैं, जनता को आर्थिक आजादी थी और अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। देखिए, ये तीन ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। अब ऑप्शन सी देखिए, जनता को आर्थिक आजादी थी, बिल्कुल गलत है। आप अच्छे से जानते हैं कि नहीं थी, तभी तो जनता त्रस्त थी वहां पे। लोगों को अपने मतलब विचारों की अभिव्यक्ति तक की आज़ादी नहीं थी। तो आप यहाँ पे बता सकते हो सी गलत है। ठीक है, गलत ही आपको यहाँ पे चुनना था। तो ये हो जाएगा 26वां। 27वें पे चलिए, कह रहे हैं कि काल क्रम के अनुसार लगाओ, यानी आपको इन सब का क्रम पता होना चाहिए कि ये घटनाएं कब हुई थी, उस तभी तो आप लगा पाओगे इसको काल क्रम के अनुसार। चलिए देखते हैं। अफगान संकट जो है ये हमने पढ़ रखा है, 1979 की घटना है। बर्लिन की दीवार का गिरना आप जानते हैं 9 नवंबर 1989 की घटना है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आप जानते हैं कि 1991 में हुआ था ये। और रूसी क्रांति कब हुई थी? ये 1917 में हुई थी। अब आपके सामने ये सारा पता लग गया आपको। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रम से लगाना है, यानी सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। समझ गए? तो इसको मैं लगा दूं क्रम से, तो सबसे पहले क्या होगा ये, यानी सबसे पहला आएगा डी, रूसी क्रांति, इसके 1917। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा 1979 वाला, यानी ए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 1989 वाला, यानी कि बर्लिन की दीवार, यानी बी।
और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा आपका सोवियत संघ का विक्टन यानी कि सी। ठीक है, तो क्रम से क्या हो जाएगा DABC। आई होप आपको समझ में आया होगा। 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। अब देखिए विघटन का परिणाम नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई का अंत। ठीक है, ये तो अगला है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का जन्म। बिल्कुल सही है, CIS बने थे, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना था, ये भी ठीक है। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, ये भी बिल्कुल हुआ था। कभी एक टाइम ऐसा था जब दो महाशक्ति या दो सुपर पावर थी, अब एक खत्म हो गई तो भाई अमेरिका बचा, यानी एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा था। तो बिल्कुल विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ था, यानी ये 3 पॉइंट बिल्कुल ठीक है। और ये जो मध्य पूर्व संकट है ये गलत है आपका, इसका इससे कनेक्शन नहीं है, मतलब ये इससे संबंधित नहीं है, तो ये 3 आपके सही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। एक बार ये पढ़ लो आप नाम, एक बार ये पढ़ लो आप नाम, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको मैच कर देते हैं आपस में। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या करा था, सुधारों की नीति चलाई थी। ठीक है, जो आपको पता है वो आप आराम से कर सकते हो। और वार्सा जो है, वार्सा क्या है, एक सैन्य समझौता है। रूस क्या है, रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। ठीक है, शॉक थेरेपी क्या है, एक आर्थिक मॉडल है। और क्या बच गया हमारे पास, बोरिस येल्तिनिस। बोरिस येल्तिनिस जो है ये रूस के राष्ट्रपति बने थे, या हम ऐसे कह सकते हैं रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ये हमने मैच कर दिया, आप इसे आराम से देख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का है। ये भी आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन थे, 3-4 जो मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी मैंने खुद से बनाए एनसीईआरटी से। बाकी ये जो एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए क्वेश्चन है ये वो वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, खालिस्तान आपको भरने हैं, तो ध्यान से इसको देखो। सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पे आधारित थी। आप जानते हैं कि यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था थी। ठीक है, दूसरे पे आते हैं कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन क्या था, इसको हम बोलते हैं वार्सा पैक्ट। ठीक है, वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट आप कह लो। तीसरा है कि डैश पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में दबदबा था। आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पे, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, डैश ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की नीति की शुरुआत करी। मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। डैश का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है, तो बर्लिन की दीवार का गिरना, यानी बर्लिन दीवार का गिरना। ठीक है, तो ये हमने खालिस्तान भर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत के भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों के लिए किसने सहायता दी थी। अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ, यूगोस्लाविया। तो आप जानते हैं कि सोवियत संघ हमारा दोस्त है, उसने हमारी मदद करी थी। ठीक है, तो सोवियत संघ हो जाएगा इसका आंसर सी। 32वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन किया। तो ये भी हमेशा सोवियत संघ ने करा, क्योंकि सोवियत संघ के पास क्या था, वीटो पावर थी। ठीक है, यूएनएससी में, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर थी, और ये हमेशा भारत के सपोर्ट में रहता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी आंसर। 33वां प्रश्न देखिए, भारत डैश के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश था। किससे खरीदते थे हम, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से, या जापान से। तो आप देखेंगे चैप्टर में तो आपको पता लग जाएगा, रूस। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हाँ इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज के लिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्या है। अब आप आंसर में शॉक थेरेपी मत बता देना कि शॉक थेरेपी, आप मुझे समझाना, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। ठीक है, सीधा शॉक थेरेपी किसी को नहीं लिखना है आंसर में। कैसे है ये गराज सेल, क्यों है, क्यों कहा जाता है इसे गराज सेल, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में। 35वां क्वेश्चन देखिए, रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। अब देखिए रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बोरिस गेलफैंड, मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता खुश्रेव और बोरिस येल्तनिस। तो देखिए बोरिस येल्तनिस होगा इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, आगे है शायद, बोरिस येल्तनिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरिस येल्तनिस जो थे ये शुरू में उसके, मतलब उसके सपोर्ट से आए थे मिखाइल गोर्बाचेव के, लेकिन बाद में उनके विरोधी बन गए थे, तो इन्होंने नायक की भूमिका निभाई थी। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन में एक बहुत बड़ा योगदान इनका भी है, बोरिस येल्तनिस का। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। 36वां प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता की घोषणा, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य डैश था।
स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? अब देखिए रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ये सुनते ही आपके दिमाग में कुछ होने लग जाएगा, आप सोचोगे यार ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1991 की घटना है ये, और ये सोवियत संघ के विघटन की घटना है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे लिथुआनिया इसका आंसर होगा। और आंसर को चेक करने के लिए आप एनसीईआरटी के जो बॉक्स दे रखे हैं बॉक्स को पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी के बॉक्स को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये घटना है शायद ये मार्च 1990 की घटना है, ठीक है। आप एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना, लिथुआनिया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? अब देखो ध्यान से देखो, आंसर देने से पहले सोचना। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, तो आपको कनेक्शन बिठाना है, यानी 1991 में सोवियत संघ जो तो वो टूट गया था, और उस समय में कौन थे, तो आपको याद आ जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा आंसर, मिखाइल गोर्बाचेव। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 38वां प्रश्न, एक बार देखिए इसे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? अब फिर से देखिए, विघटन का परिणाम नहीं है। शीत युद्ध की समाप्ति बिल्कुल हुआ था भाई, विघटन का परिणाम है। विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत और नए देशों का उदय, हथियारों की होड़ की समाप्ति, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई थी, ये परिणाम है। नए देशों का उदय हुआ था, ये परिणाम है। शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, ये परिणाम है। लेकिन विचारधाराओं की लड़ाई की शुरुआत ये तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे विचारधाराओं की लड़ाई का अंत हो गया था, ना कि शुरुआत। ऐसा एक छोटा सा शब्द आपको दे देंगे और पेपर में कंफ्यूज कर देंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्नलिखित में से किसे 1917 की रूसी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टॉलिन, लियोनिड ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल याद रखें। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है? ये तो आप सभी कर देंगे, मिखाइल गोर्बाचेव, क्योंकि इन्होंने जो सुधारों की नीति लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है कि इनकी सुधार की नीति ही उल्टी पड़ गई थी, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अब देखिए ये आपके सिलेबस में एक दो टॉपिक ऐसे हैं, जैसे अरब क्रांति है, ये सीबीएसई में एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, इससे भी आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरब, ट्यूनेशिया। तो आप सभी जानते हैं ट्यूनेशिया से हुई थी। आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन है शायद ये, ट्यूनेशिया किस महाद्वीप में है? आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ट्यूनेशिया जो है किस महाद्वीप में है। मैंने अरब क्रांति वाला टॉपिक आपको कराया हुआ है, उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको मैप में ट्यूनेशिया दिखाया था, और कैसे कैसे घटना हुई थी पूरी स्टोरी बता रखी है, 2 पार्ट में बनाया था, और बहुत ज़बरदस्त वीडियो है वो, तो आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताएं ट्यूनेशिया किस महाद्वीप में है। 42वां क्वेश्चन देखिए, अरब क्रांति किस मुद्दे के खिलाफ थी? तानाशाही, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी, या सभी? देखिए वैसे तो ये मेन मुद्दा जो था वो तानाशाही थी, लेकिन ये सारे ही मुद्दे यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार से भी लोग परेशान थे, बेरोजगारी गरीबी से भी परेशान थे, तानाशाही से परेशान थे, वो वहाँ पे लोकतंत्र चाहते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे उपरोक्त सभी बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। 43वां क्वेश्चन देखिए 43, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? अब देखिए ये जो खाड़ी युद्ध वाला जो टॉपिक है ये आपके चैप्टर 3 में आपको मिलेगा, बट ये वहां से डिलीट करके आपके चैप्टर 2 में ऐड हो गया है। तो इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। मैंने न्यू सिलेबस की वीडियो बना रखी है लास्ट ईयर, बिल्कुल डिक्टो सिलेबस है आपका इस साल भी, ठीक है। पैटर्न चेंज हो गया है, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ। जो नए टॉपिक आपके अरब क्रांति वगैरह जो भी जुड़े हैं ना, प्रथम खाड़ी युद्ध, ये आपको पढ़ने हैं। कहीं आप ये मत सोचो कि बुक में नहीं मिल रहे तो आप पढ़ोगे नहीं, वरना पेपर में डूबोगे आप। तो ये बिल्कुल वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो है ये 1990 की घटना है, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो जरूर देखो। 44वां प्रश्न, कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो था उसके तहत एक ऑपरेशन चलाया गया था, नहीं एक अभियान चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इनफाइनाइट रीच, या एंड्यूरिंग फ्रीडम, या इराकी फ्रीडम? तो देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, ये आपका आंसर हो जाएगा 44 का ए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए लिए गए फैसले को किसने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी? देखिए क्या हुआ था कि जब ये प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान ये इराक और कुवैत वाला मामला आया था, तो यूएनओ जो था उस समय में शांत रहता था, कोई बड़ा फैसला नहीं लेता था। लेकिन यूएनओ ने अचानक से बल प्रयोग की अनुमति दे दी थी, यानी उन्होंने कहा था बल प्रयोग करो,
ठीक है, कुवैत को आज़ाद कराओ। चाहे लड़ाई झगड़ा हो, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आप उसे आज़ाद कराओ। तो ये यूएनओ, शांत रहने वाला यूएनओ, अचानक से बड़ा फैसला ले लिया, तो इससे हैरान थे। ठीक है, हैरान थे सभी। तभी जो जॉर्ज बुश थे, यूएसए के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा का नाम दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो खत्म हो जाता है। और हिस्ट्री के एमसीक्यू बना रखे हैं सारे, बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री के बोलते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अभी लिंक डाला हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप में है, वहाँ से भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर चेक करा करो, सारे लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी जो बच्चे कुछ नोट्स के लिए बोलते हैं, तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है। हमारी वेबसाइट आपको गूगल पे जाके सर्च करनी है, eklavyastudypoint.com। जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने पहला जो पेज आएगा वो हमारा आएगा, उस पर क्लिक कर देना आप। ठीक है, तो ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, ये 3 आपको लाइनें दिख रही है, इस पर क्लिक कर देना, तो आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी। आप क्लास 12th के हो तो क्लास 12th पे क्लिक कर देना, तो आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे, और फिर जिस सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट पे आपको जाके क्लिक करके उसके नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, और जय हिंद, जय भारत।